Hello and welcome to the Kids Heaven Public School online classes. We are going to continue with the story from chapter 3 of NCERT book Honeydew for class 8. Our chapter 3 title is Glimpses of the Past. So we began this with different pictorial informations given with bubble speeches in which we are being told how the British ruled the Indians and how they overcome and how they conquested the British East India Company. So far हमने फाइनली ये देखा था कि जो ब्रिटिश थे, ठीक है, वो जो ईस्ट इंडियन कंपनी थी उसको काफी हद तक कंट्रोल करने लगे थे एंड जितने भी किसान थे उन पे बहुत ज्यादा टैक्सेस लगने लगा था, यहाँ तक कि बिटवीन द ईयर 1822 and 1836 15 lakh Indians died of starvation. Starvation means भूखमरी. तो 15 लाख हिंदुस्तानियों की मौत हो गई थी उस भूखमरी में. और जो ब्रिटिश थे वो क्या कर रहे थे? ब्रिटिश जो थे वो और मेथड्स इजाद कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे नए नए टेक्निक्स बनाने की जिससे कि उनको और ज्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है, मुनाफा हो, क्योंकि इंडियंस खुद उनको सपोर्ट कर रहे थे उस टाइम. सो अब क्या कहते हैं, देखें इनकी एक जो नया इन्होंने एक आइडिया सोचा. The goods manufactured in England should not have any import duty when brought into India. A good idea. देखो, अब ये कहते हैं, ये जो ये हैं, देखें ये ब्रिटिश के हैं, ये कहते हैं कि जो इंग्लैंड में गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं, गुड्स इन जनरल मीन्स सामान, जो भी हम सामान इंडिया में लाते हैं, should not have any import duty. ठीक है, इंपोर्ट मतलब जो वो इंडिया के अंदर आ रहे हैं तो उस पर कोई ड्यूटी टैक्सेस नहीं लगने चाहिए. अब जो दूसरे हैं वो बोलते हैं ए गुड आइडिया, अच्छा आइडिया है. सो द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉस बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज. धीरे धीरे इंडियन इंडस्ट्रीज के जितने भी नियम थे वो क्रिपल होने लगे थे. क्रिपल का मतलब है एक तरह से एक क्रिपल्ड इंसान वो होता है जो ठीक से चल नहीं सकता, ठीक है. सो इसी तरह से जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी उनका जो रूल था, उनका जो सेटअप था वो ढंग में नहीं चल रहा था, वो लंगड़ा हो चुका था, एक तरह से डैमेज होने लगा था. The British policies ruined the expert artisans and their businesses. जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी, ठीक है, उससे क्या होता है, उससे जो है जो इंडिया के जो एक्सपर्ट्स थे, आर्टिसंस थे, मतलब जो वर्कर्स स्किल थे, जो बहुत एक्सपर्ट थे ट्रेडिंग में, जैसे कि जो हाथ से सामान बनाते थे उनको बेचते थे, वो बिजनेस करते थे, उनको हम आर्टिसंस कहते हैं. तो ब्रिटिश की जो पॉलिसीज थी उससे वो एक्सपर्ट लोगों के जो काम थे वो सब तबाह होने लगे थे धीरे धीरे. अब देखिए कितना नेगेटिव फर्क पड़ने लगा था. नाउ लेट्स कंटिन्यू एंड सी नेक्स्ट व्हाट हैपेंस. नंबर 4. सो पॉइंट नंबर 4. अब देखें कौन आता है, अब कहानी में क्या ट्विस्ट आती है. राम मोहन रॉय. राम मोहन रॉय, he came from 1772 to 1833. Ram Mohan Roy, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country. देखिए अब ये बंगाल के जो हैं ये पढ़े हुए थे, ये एक पढ़े लिखे आदमी थे जिन्हें ये समझ में आ गया था कि हमारी कंट्री में क्या प्रॉब्लम थी, क्या हो रहा है. ओके, let us not despise ourselves. Our ancient culture is great and we are capable of greater achievements. We must first reform our society. Superstitions have been ruining us. Despise का मतलब होता है नफरत करना. सो वो क्या समझाता है कि हमें अपने आप से नफरत नहीं करनी चाहिए, हमें अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए. जो हमारा पुराने जमाने का कल्चर था, जो हमारे बाप दादाओं का कल्चर था, वो बहुत महान था और हम बहुत अच्छा अचीव कर सकते हैं. हमारे अंदर वो हिम्मत है, हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है कि हम और अच्छा कर सकें. लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी जो सोसाइटी है उसे रिफॉर्म करना होगा, मतलब एक तरह से रिक्रिएट करना होगा. सबको बुलाएं, उनसे बात करें, उन्हें समझाएं. सुपरस्टिशंस जो होते हैं ना वो हमें रुइन कर रहे हैं. सुपरस्टिशन क्या होता है, जो हम बिलीव करते हैं अजीबोगरीब चीजों से, जो एक दकियानुसी सोच होती है, ठीक है, उन चीजों से हम तबाह होते जा रहे हैं. अब वो क्या करते हैं, राम मोहन रॉय, he told his wife उमा, वो अपनी पत्नी उमा से कहते हैं, cows are of different colors but the color of their milk is the same.
गाय जो होती है वो अलग अलग रंग की होती है, लेकिन जो उनके दूध का रंग होता है वो सेम होता है, सफेद. Different teachers have different opinions, but the essence of every religion is the same. अलग अलग सिखाने वालों के अलग ओपिनियंस होते हैं, मतलब अलग सोच होती है, अलग राय होती है, लेकिन जो मकसद होता है वो सबका एक ही होता है. So let's continue then. He was attracted by science and modern knowledge. Knowledge should be practical and scientific. So राम जो थे, ये जो बंगाल से आए थे पढ़े लिखे, इनको जो है ज्ञान से बहुत अटैचमेंट था. इन्हें दिखता था कि प्रॉब्लम क्या है कंट्री में. प्रॉब्लम ब्रिटिश की तरफ से है, एंड वो जो प्रॉब्लम कर रहे हैं उसे कैसे अवॉइड किया जा सकता है. He says knowledge should be practical and scientific. उनका कहना था कि जब हमारे पास ज्ञान है तो हमें उसे अप्लाई करना चाहिए, ठीक है. प्रैक्टिकली उसे अप्लाई करो एंड साइंटिफिकली उसको यूज करो, मतलब कि जो उसमें नियम होते हैं उन्हें फॉलो करो. अगर कोई तरीका हमें आता है तो हमें उसे सही से करना चाहिए, ये नहीं कि बस किसी ने कुछ कह दिया तो उसे फॉलो करो. He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful. There he told them, so he crossed the seas and went to England to see what made the British powerful. जितनी भी नदियां होती हैं वो क्रॉस करके कहाँ जाता है, इंग्लैंड जाता है, ये देखने के लिए कि जो ब्रिटिश थे वो इतने पावरफुल कैसे थे, इतने ताकतवर कैसे थे, ऐसा क्या है उनके पास कि वो सबको रूल कर रहे हैं. वहां जाके वो उनसे कहते हैं, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, हम तुम्हें अपना लीडर मानते हैं, बट यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स, लेकिन तुम हमें इंसान तो मानो, हमें गुलाम मत मानो. बट यू मस्ट रिमेम्बर द रिस्पॉन्सिबिलिटी a ruler owes to his subjects. और तुम्हें ये भी याद रहना चाहिए कि एक लीडर की, उसकी जो प्रजा है उनके और क्या जिम्मेदारियां होती हैं, ठीक है. मतलब वो साफ साफ ये समझाना चाहता था उनको कि ये गुलाम नहीं है उनके. अब आगे देखते हैं क्या जवाब मिलता है. He started newspapers but the suspicious British stopped them in 1823. अब ये क्या करते हैं, इन्होंने न्यूज़पेपर्स में लिखना शुरू किया था, लेकिन जो ब्रिटिश थे उन्हें शक हुआ कि अगर कुछ ऐसा लिखा गया न्यूज़पेपर्स में कि जो लोग थे हिंदुस्तानी थे उनका मन बदल गया या उन्हें अकल आ गई, वो उन्हें फॉलो करना बंद कर देंगे तो दिक्कत हो सकती है. तो उन्होंने वो न्यूज़पेपर बंद करवा दिया था 1823 में. खैर अब देखें नेक्स्ट वाला है ऑपरेशन. नाउ 1765 से 1835. अब लेट्स सी कि इसमें क्या होता है ऑपरेशन में. But the British continued to oppress Indians. ठीक है. ऑपरेशन का मतलब होता है बार बार सख्ती से पेश आना या क्रूअल्टी दिखाना. क्रूअल मतलब होता है कि बहुत ज्यादा पेन देना, सफरिंग देना और किसी को बार बार पनिश करना बिना किसी गलती के, ठीक है. सो ये होती है क्रूअल्टी, निर्दय. सो जो ब्रिटिश थे बार बार इंडियंस को सता रहे थे. In 1818, they had passed Regulation 3. Under it, an Indian could be jailed without trial in court. अब देखें 1818 में एक नया रूल बनाया, एक नियम रेगुलेशन बनाया कि कोई भी हिंदुस्तानी जेल में डाला जाएगा बिना कोर्ट में उसकी सुने, बिना ट्रायल के. मतलब जिसको इनको लगा कि उसने गलत किया उठा के जेल में डाल दो. उस हिंदुस्तानी को इतना भी मौका नहीं दिया जाएगा कि वो अपनी सफाई में कुछ पेश करे. All the time, British officers in India drew big salaries and also made fortunes in private business. अब जितने टाइम ब्रिटिश के ऑफिसर्स इंडिया में थे उन्होंने काफी पैसे लूटे, मतलब बिग सैलरीज, बहुत पैसा कमाया और बहुत मुनाफा किया, बहुत प्रॉफिट मिले उन्हें उनको प्राइवेट बिजनेसेस भी करके. अब बात आती है 1829 की. British was exporting British goods worth 7 crore rupees to India. अब क्या हुआ, ब्रिटेन से, ठीक है, ब्रिटिश गुड्स लगभग 7 करोड़ रुपए के इंडिया में एक्सपोर्ट हो रहे थे, इंडिया को एक्सपोर्ट हो रहे थे. फिर क्या होता है, द ब्रिटिश prospered on the company's loot while Indian industries began to die. अब देखें कितनी लूट मारी थी ब्रिटिश ने, इतना
महंगा माल ले लिया, ठीक है, और जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो खत्म होने लगी थी। उस टाइम गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं कि जो वीवर्स होते हैं, मतलब कि जैसे जो चक्रा चला के ऊन से नहीं सॉरी रुई से धागा बनाते हैं, ठीक है, ब्लीचिंग करते हैं, ये बात उनके बारे में थी कि जो कॉटन वीवर्स थे, मतलब जो रुई में से धागा बनाते थे, दे वर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। ये गवर्नर जनरल बेंटिक ने कहा था जब वो वापस ब्रिटेन लौट रहे थे। अब जो हमारा नेक्स्ट पिक्टोरियल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली।